कैसे हो दोस्तों। कुछ दिनों के यानी कि 2-3 दिन के गैप के बाद एक बार आपके साथ फिर एक सेशन नया लेकर आया हूं। और आज का सेशन जो है वो इस बात पर है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विषय में आईएमएफ के नए डेटा आए हैं और वो ये है कि हमने जापान को स्लाइटली पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है। और अगर हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पर बात करें तो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब यहां आज हमारे सेशन में हम ब्रीफली ये डिस्कस करेंगे और कंसेप्चुअल क्लियरिटी को करने की कोशिश करेंगे कि अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है तो हमारे देश के कौन कौन से इंडिकेटर्स में सुधार आया है और कौन कौन से इंडिकेटर्स अभी भी सुधरने बाकी है। वास्तविक रूप से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का रिफ्लेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ पर और हमारी पब्लिक के लिविंग स्टैंडर्ड पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहिए और देखते हैं कि आज का सेशन जो है उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ ने जो हमें बताया है कि इंडिया ने जापान को छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थान पा लिया है उसके मायने क्या है। तो देखिए भाई, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर यानी कि एक तरह से आकार के रूप में अगर हम देखें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। स्लाइटली हमने जापान को पीछे छोड़ा है। हालांकि ये बात भी कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अभी हमने जापान को पूरी तरह से पीछे छोड़ा नहीं था और बाद में जो नीति आयोग था उसने भी यू टर्न मारा और कहा कि जी नहीं, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था अभी नहीं बने हैं। लेकिन अगर हम मान भी ले कि भारत वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और एक नॉमिनल जीडीपी या जिसको हम कई बार एब्सोल्यूट जीडीपी बोलते हैं, उस एब्सोल्यूट जीडीपी के जो फिगर्स है वो हमारे सामने आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो एब्सोल्यूट जीडीपी के फिगर्स है वो इकोनॉमी के साइज को समझने के लिए तो एक अच्छा पैमाना है, लेकिन इकोनॉमी के साइज को के अलावा अगर हम ये समझना चाहे कि अर्थव्यवस्था में वेल्थ कितनी जनरेट हुई है, समृद्धि कितनी आई है, किसको कितना क्या मिला है, अगर इसको समझना है और डेवलप कंट्रीज के बराबर पहुंचना है तो हमें दूसरे पैरामीटर्स को और सिटीजन्स की लाइफ के पैरामीटर्स को समझते हुए ये देखना पड़ेगा कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो जरा हम देखें तो देखते हैं कि हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि इकोनॉमी का साइज पॉपुलेशन पर बिल्कुल डिपेंड करता है। अरे भाई, अगर किसी देश में 100 लोग रहते हैं और किसी देश में 1000 लोग रहते हैं तो डेफिनेटली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के हम नॉमिनल आंकड़े अगर हम निकाले तो जो 1000 लोगों की इनकम होगी डेफिनेटली वो 100 लोगों की इनकम से ज्यादा ही हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या वास्तव में उनके पास समृद्धि है या नहीं है, इसकी चर्चा हमें करनी है। साथ साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि अगर वो जीवित है, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसका कितना भुगतान उसको करना पड़ रहा है और क्या क्या उसको सुविधाएं मिल रही है। साथ साथ में इनकम इनइक्वलिटी, आय की असमानता, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको देखना पड़ेगा कि किसी भी देश में किसी भी कंट्री में कितनी समृद्धि आई है। अगर यही समृद्धि के पैमानों को अगर हम ध्यान से देखें तो देखते हैं कि इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक फिगर है, इसको समझिए जरा। और यहां पर हमने 3 देश लिए हैं। एक देश जापान, जिसके रेफरेंस में भारत की जीडीपी चौथी इकोनॉमी बड़ी है ना। हम कहते हैं हमने जापान को पीछे छोड़ा है। दूसरा देश हमने इंडिया को लिया ही है, लेकिन एक देश हमने और लिया है जिसका नाम है पोलैंड। आप कहेंगे कि पोलैंड को क्यों लिया है, तो पोलैंड वो देश है जिसने ड्रास्टिकली बहुत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था में जो लोअर मिडिल इनकम अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत तेजी से छलांग मारते हुए हायर इनकम अर्थव्यवस्था की ओर वो पहुंच गया है। इसलिए हमें पोलैंड को लेना भी जरूरी है, मतलब पोलैंड से भी रेफरेंस लेना जरूरी है। इस ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें तो वर्ष 2000 यानी कि 2000 में और 2025 में अगर हम जीडीपी के डेटास को देखें ध्यान से तो जापान की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी तो नेक टू नेक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम स्लाइटली जापान से ऊपर बढ़ गए हैं। जैसा कि आईएमएफ का डेटा आया था कि जापान की जीडीपी जो वर्ष 2000 में इस लेवल पर थी, है ना, 4968.4 मिलियन पे थी, वो जो है वो अब कितनी रह गई है, वो थोड़ी सी गिरी है और वो गिरकर 4.187 दशमलव से भी आगे का फासला है। मतलब भारत और जापान बिल्कुल नेक टू नेक है। लेकिन इधर इंडिया की जीडीपी जो है वो 25 सालों में तेजी से बढ़ी है। और अगर पोलैंड की जीडीपी ले, वो 172.2 थी बिलियन, जो बढ़कर
980 हुई है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। पोलैंड की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये अभी भारत से बहुत पीछे है। भारत जापान से थोड़ा सा आगे निकल गया और फिर ये है। लेकिन अगर हम इस दूसरे ग्राफ को देखें तो पर कैपिटा इनकम का ग्राफ है ये प्रति व्यक्ति आय का या पर कैपिटा इनकम का ग्राफ है। और जब इसको देखोगे तो आपकी आंखें चुंधी आ जाएगी। ध्यान से देखिए, अगर हम पर कैपिटा इनकम पर देखें तो जापान प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो वर्ष 2000 में जापान कितना था, 39,173 यूएस डॉलर। यहां पर कैपिटा इनकम जो है वो परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर ली जाती है, और वो कितनी है अमेरिकी डॉलर के अंदर, 39,173 यूएस डॉलर की। और अगर इंडिया की बात करें तो वो कितनी थी, 442 सन 2000 में। और पोलैंड की उस समय भी 4,499 थी। समझ गए, यानी कि पोलैंड की जीडीपी का साइज अगर देखें तो इंडिया से कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय देखें, हर इंसान को कितना मिल रहा है, किसकी जेब में कितना पहुंच रहा है, अगर इस हिसाब से देखें तो पोलैंड हमसे सन 2000 में भी आगे था। लेकिन ये डेटा आपको फिर से चौंका देंगे। वो क्या कहते हैं, जापान की पर कैपिटा इनकम थोड़ी पहले से गिरी है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 400, इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो 442 से आगे बढ़कर 2,878 तक पहुंची है। लेकिन पोलैंड जिसकी ओवरऑल जीडीपी, अगर हम इधर देखते हैं पिछले वाले ग्राफ में, तो पोलैंड जिसकी ओवरऑल जीडीपी 980 है। इंडिया और पोलैंड की जीडीपी में बहुत फर्क नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रति व्यक्ति आय में पोलैंड की प्रति व्यक्ति आय भारत की लगभग 9 गुना से भी ज्यादा है, बल्कि 12 गुना से ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो बड़ा गैप है प्रति व्यक्ति आय का, मतलब हर इंसान की जेब में कितना पहुंच रहा है एवरेज। और अगर हर इंसान की जेब में एवरेज ज्यादा पहुंच रहा है तो समृद्धि के मापदंडों पर पोलैंड हमसे ज्यादा अच्छे मापदंडों पर खरा उतर रहा है। ये 2025 का ग्राफ है। तो अगर हम इस डेटा को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, यानी कि इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो ये कहता है कि जीडीपी का साइज बड़ा हुआ है, लेकिन इसका साफ साफ मीनिंग ये है, यस प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। अगर हम पीछे देखें तो प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी बहुत तीव्र गति से इजाफा हुआ है, लेकिन आज भी हम दुनिया के समृद्ध देशों की तुलना में काफी पीछे हैं। हालांकि भारत और जापान की प्रति व्यक्ति आय का फासला घटा है। इंडिया और जापान की जो पर कैपिटा इनकम का फासला है वो घटा है, क्योंकि जापान की पर कैपिटा इनकम गिरी, उसकी तो ओवरऑल जीडीपी गिरी है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी बढ़ी है, और पोलैंड की जीडीपी इंडिया से पर कैपिटा इनकम और तेजी से बढ़ी है। आगे देखते हैं, अगर हम इंडिया, जापान और पोलैंड का कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पोलैंड ने बहुत तेजी से उसको ट्रांसफर किया है। तो चार्ट 1A ये कहता है कि भारत की जीडीपी बढ़ी है, लेकिन 1B ये भी कहता है कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक की जेब में जो पैसा जा रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। आगे देखते हैं, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किसी भी देश की प्रोग्रेस का एक अच्छा मापदंड है, लेकिन साथ साथ में हमें सोशल इंडिकेटर्स भी देखने पड़ेंगे, एजुकेशनल इंडिकेटर्स भी देखने पड़ेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स भी देखने पड़ेंगे, और डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स भी देखने पड़ेंगे। तब जाकर हमें एडवांसमेंट पता लगेगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर कितनी समृद्धि आई है। यहां हम बात समृद्धि की नहीं कर रहे हैं, हिंदी में एक टर्म होती है जिसका नाम है समवृद्धि, नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी, समृद्धि की। समृद्धि को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, और इसको बोलते हैं ग्रोथ। अगर सिंपली देखें तो ये ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट ही है। अगर हम आगे और नजर दिखाएं तो कुछ और चार्ट भी हमारे सामने है। एम्प्लॉयमेंट का शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप सब जानते हैं जैसे जैसे किसी देश के अंदर डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो है वो गिरती जाती है, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर में लगे होते हैं उनका रेशियो गिरता जाता है। अगर आप सन 2000 की बात करें तो जापान में कितने लगे होते थे, जापान में लगे थे 4.9%, है ना, एग्रीकल्चर में। अगर हम पोलैंड की बात करें तो लगे होते थे कितने, 18.7%, और भारत में सन 2000 में कितने थे, 59.6%। यानी कि 59.6% लोग भारत में अपनी आजीविका सन 2000 में किससे कमा रहे थे, एग्रीकल्चर में। डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर से हटकर लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट होते हैं। तो अगर हम 2023 का डेटा ले, है ना, 2000 से 2023 का डेटा ले, तो इंडिया में ये परसेंटेज गिरा है, 43.5% पर आ गया है इंडिया में एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग।
लेकिन अगर हम बात करें पोलैंड में तो आज ये 7.6% है, और अगर हम जापान की बात करें तो केवल 3%। इसका मतलब लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में अगर इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में देखें, तो अगर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की सूची इस तरह से बनाई जाए तो भारत इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा पीछे है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी में हम जापान से स्लाइटली आगे पहुंच गए, साइज बढ़ गया, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, तो ऐसी कंडीशन में ये फासला बहुत बड़ा है। और जापान ही नहीं, पोलैंड के कंपैरिजन में भी ये फासला बहुत बड़ा है। दूसरा चार्ट अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2000 से अगर कंपैरिजन हम करें, सन 2000 में जापान का इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कितना था? 31.3। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कितना था? 16.3। और अगर हम पोलैंड की बात करें, जापान का 31.1, पोलैंड का था 31.3। अब देखिए, इंडिया का ये एक बड़ा है, ये बढ़कर कितना हो गया? 16 से बढ़कर कितना हो गया? 25.03। जापान का घटा है 23.71, पोलैंड का भी थोड़ा घटा है, और ये कितना रह गया? 29.64। लेकिन यहां भी अगर हम इस लिस्ट को बनाएं तो इंडिया जो है अपने जीडीपी के डेटा को हमारे देश में जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड है उसको रिफ्लेक्ट यहां नहीं कर रहा है। आगे देखिए, तीसरा चार्ट ये है कि सर्विस सेक्टर में, आप सब जानते हैं ट्रेडिशनली इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। इस सर्विस सेक्टर में जापान में जो 63.7 थे वो बढ़कर कितने हो गए? 73.3। इसका मतलब जापान का जो एग्रीकल्चर वाला एम्प्लॉयमेंट था वो निकलकर इंडस्ट्रियल में कम और सर्विस सेक्टर में ज्यादा गया है, और विकसित देशों का ये एक पैमाना होता है। पोलैंड का देखिए, जो 50.3 था वो भी बढ़कर कितना हो गया है? 62.8। और इंडिया का जो 24% था वो बढ़कर थोड़ा सा बड़ा है, और वो कितना हुआ है? 31.5। हम कह सकते हैं कि 20-25 सालों के एक अंतराल में विकास तो हुआ है, लेकिन अगर हम विकसित देशों से कंपेयर करें, अगर हम तुलना करें, तो तुलनात्मक रूप से हम आज भी विकसित देशों से काफी पीछे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। अगर हम तीनों चार्ट्स का एनालिसिस करें तो हम एक चीज और देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि हमारे देश में आज भी 45% वर्क फोर्स किसके अंदर है? एग्रीकल्चर के अंदर है, जबकि पोलैंड और जापान में ये बहुत तेजी से नीचे गिर चुका है। तीसरा चार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर ये देखें कि कितने लोग ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सन 2000 में ऐसे काम करने वाले लोगों की संख्या केवल 15.3 थी। एम्प्लॉयड लोगों में से फॉर्मल सेक्टर में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो काम कर रहे हैं, वो कितने थे? 15.3। जापान में कितनी थी? 83.9। और पोलैंड में कितनी थी? 72.6। जापान में ये बढ़कर अब हो गया है 90.5, ये 2023 के डेटा है। और पोलैंड में बढ़कर कितना हो गया है? 80.1। इंडिया में स्लाइटली बढ़ा है 23.9, जो बहुत, हमारे अगर प्रगति के हिसाब से देखें, कंपेयर हम अपने आप से करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरों से कंपेयर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आज भी फॉर्मल सेक्टर में भारत में कम लोग काम कर रहे हैं, औपचारिक सेक्टर में कम लोग काम कर रहे हैं, जो काफी, जिसको कह सकते हैं कि एक ऐसा फिगर है जो हमें डेवलप देशों से की तुलना में थोड़ा पीछे करता है। अब कॉलेज में एनरोलमेंट, अगर शिक्षा की बात करें हम, है ना, अभी हमने किसकी बात करी? इनकम की। अगर हम शिक्षा की बात करें तो स्कूल के बाद कॉलेज में एम्प्लॉयमेंट जापान में बढ़कर कितना हो गया है? 39 से बढ़कर कितना हो गया? 64। अगर हम पोलैंड की बात करें तो 37 से बढ़कर 30 से बढ़कर कितना हो गया है? 75.3। और इंडिया जो कि बहुत पीछे था, 5.5 था, ये बढ़कर अब बढ़ा है 32.7। हमने अपने स्तर पर तो प्रगति की है, लेकिन इन डेवलप देशों की तुलना में हम थोड़े पीछे हैं, थोड़े ही नहीं, काफी पीछे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो हम ये तो कह सकते हैं कि हम साइज में बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों तक वो समृद्धि क्यों नहीं पहुंच रही है। आते हैं हेल्थ पर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2000 में जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80% थी, मतलब 81 ईयर कोई इंसान जिंदा रहता था, है ना, 100, अगर 100 साल की जिंदगी माने तो। और अगर यहाँ अब 2023 में बढ़कर 84। जापान तो खैर फेमस है, वहां वृद्धों का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। और एक है 73.7 जो पोलैंड की थी, वो भी बढ़कर 78.5 हुई है।
इधर इंडिया में भी 25 सालों में ग्रोथ हुई है और वो कितनी है 72। यानी कि अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो भी हम जापान से भी पीछे हैं, पोलैंड से भी पीछे हैं। एक और चार्ट देख लेते हैं और वो चार्ट क्या कहता है कि इसके अंदर अगर ये सारे चार्ट्स को हम मिला ले तो जैसा आप जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। और उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रखा ही किन चीजों को जाता है, सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, दूसरी चीज रखी जाती है हेल्थ और तीसरी चीज रखी जाती है एजुकेशन। अगर हमने इन तीनों को देख लिया, प्रति व्यक्ति आय, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है। 2000 में जापान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था 0.889, जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। जितना 1 के पास जाते हो उतना डेवलप देश, जितना 0 के पास रह जाते हो उतना कम डेवलप। 0 से 1 के बीच जो था वो अब जापान किस पे था 0.889, पोलैंड 0.801 और इंडिया 0.501। जापान जो है वो 0.925 हाईली डेवलप इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया है। पोलैंड ने भी ग्रोथ की है और वो 0.906 पर बढ़ गया है, 9 से ऊपर, 0.9 से ऊपर। इंडिया की भी ग्रोथ हुई है लेकिन हम 0.5 से बढ़कर 0.6 ही आए हैं। तो मैंने आज के इस डिस्कशन में आपको यह बताने का प्रयास किया है कि हम इकोनॉमी में ग्रोथ को तो पा सकते हैं लेकिन ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी आए ये जरूरी नहीं है। यस, इट इज ट्रू कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हम आगे बढ़े हैं। हम अगर अपने से ही कंपेयर करें सन 2000 से कंपेयर करते हुए 25 साल का कंपैरिजन करें तो हम तो आगे बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना डेवलप अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ापन दिखाई देता है और इसका बहुत बड़ा कारण हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है।